Good morning, all of you. Today we are going to start with 11th class economics, chapter number 2, and the name of chapter is Theory of Consumer Behavior. So, what we are going to study in this chapter, first of all, I would like to tell you this thing. So, in this chapter, we are going to study about how a consumer behave while purchasing of goods and services, and what is the meaning of consumer equilibrium. Yeah, we can say that how a consumer reach to a point where he get the maximum satisfaction. For this we will be starting with two approaches. First is cardinal approach and second one is ordinal approach. So let's start with the cardinal approach. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कार्डिनल अप्रोच कि कार्डिनल अप्रोच क्या चीज़ होती है. कार्डिनल अप्रोच जो है वो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ से या किसी सर्विस से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसे कैसे मेज़र किया जाए, उसके मेज़र करने का क्या तरीका हो, इस चीज़ के बारे में कार्डिनल अप्रोच में बताया गया है. तो प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग दैट द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी मेजर्ड अंडर क्वांटिटेटिव टर्म्स. यानी कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स यानी कि नंबर्स में मेज़र करना चाहिए, तभी उसे मेज़र किया जा सकता है, अदरवाइज़ नॉट. तो क्योंकि सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने ही किसी चीज़ से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है. तो इस कॉन्सेप्ट को कार्डिनल अप्रोच या यूटिलिटी अप्रोच भी कहा जाता है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यूटिलिटी का क्या मतलब होता है. यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यानी कि किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है या जो उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली पावर होती है उसे यूटिलिटी कहा जाता है जी. तो चूँकि हम लोग इस चैप्टर में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ, और वो होती है कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है. वैसे तो दोनों वर्ड कॉमनली यूज़ एक ही चीज़ के लिए किए जाते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर. कस्टमर इज़ द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड कंज्यूमर इज़ द पर्सन दैट हु कंज्यूम्स द गुड्स, यानी कि जो गुड्स को यूज़ करता है. इन सम केसेस कंज्यूमर एंड कस्टमर कैन बी द सेम पर्सन, बट इट नॉट मस्ट दैट द कंज्यूमर विल बी द कस्टमर ऑल्सो. इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. सपोज़ एक बच्चा है जिसे किसी नोटबुक की या बुक की ज़रूरत है, तो वो अपने पेरेंट्स से कहेगा और पेरेंट्स जो हैं उसे शॉप से उस बुक को ख़रीद के ला कर देंगे, तो और बच्चा उसे यूज़ करेगा. तो इस केस में जो कस्टमर है वो तो उसके पेरेंट्स हैं और जो कंज्यूमर है वो बच्चा है जो उस बुक को यूज़ करेगा जी. अब ये इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, इक्विलिब्रियम में बता देता हूँ. इक्विलिब्रियम एक वो पॉइंट है जहाँ पर एक कस्टमर जो है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ को यूज़ करने से उसे मिलता है और वो उस चीज़ को या उस पॉइंट को कभी भी चेंज नहीं करना चाहता है. इसके लिए भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. जैसे सपोज़ कीजिए मैं शॉप पे गया और मैंने वहाँ पर कोई चीज़ है जिसकी प्राइस मुझे पता है कि 10 रुपीज़ है. तो अगर वो चीज़ मुझे अब भी या जब तक भी मैं उसे यूज़ करता हूँ वो मुझे 10 रुपये की मिलती रहे या तो दैट पॉइंट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर मी. ना ही उससे ऊपर ना ही उससे नीचे. यानी कि इक्विलिब्रियम एक वो पॉइंट है जिसे कस्टमर चेंज नहीं करना चाहता. और वो पॉइंट क्या होता है, जितने उसके पास पैसे हैं और उसमें वो जो चीज़ चाहता है अगर उसे मिल जाए तो ही वुड बी हैविंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अदरवाइज नॉट. ना ही उससे ऊपर कोई पॉइंट और ना ही उसके नीचे कोई पॉइंट. यानी कि वो चीज़ ना तो उसे 11 रुपये में चाहिए और ना ही 9 रुपये में चाहिए, वो चीज़ उसे 10 रुपये में ही चाहिए, बिकॉज ही वॉन्ट टू स्पेंड हिज एंटायर मनी ऑन दैट प्रोडक्ट जी. नेक्स्ट है इसमें हमारा जो हम लोग बात करते हैं दैट इज़ इनिशियल यूटिलिटी. अब मैंने आपको यूटिलिटी का मतलब बता दिया. अब इसमें दूसरी जो चीज़ है वो है इनिशियल यूटिलिटी. इनिशियल यूटिलिटी क्या है
मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर है। तो इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग या पहली, यानी कि जब हमने उस गुड्स की पहली यूनिट कंज्यूम की है तो उसे कंज्यूम करने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट वुड बी कंसिडर एज इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूटिलिटी वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यूटिलिटी वर्ड्स इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेज़र करने वाले हैं, लाइक 1 2 3 4 5 10 20 जितना भी है उसमें। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन मेज़रमेंट लिया है सेटिस्फेक्शन को मेज़र करने के लिए, वो है यूटिलिटी। जी, क्योंकि किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें एक मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हमने मेज़रमेंट लिया है यूटिलिटी, जो कि नंबर्स में है। जी, अब इसमें हम लोग जो तीसरा टॉपिक देखेंगे वो है टोटल यूटिलिटी। अब ये टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट वी और एनी पर्सन गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे मैंने किसी चीज़ की, सपोज़ कीजिए मैंने एप्पल की 3 यूनिट्स खाई हैं, तो उन 3 यूनिट्स के कंज्यूम करने से मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट वुड बी कॉल्ड द टोटल सेटिस्फेक्शन और टोटल यूटिलिटी। जैसे मैंने पहली यूनिट खाई तो मुझे 20 यूटिल्स उससे मिले हैं, दूसरी यूनिट खाई है तो मुझे 24 यूटिल्स मिले हैं, और तीसरी यूनिट खाई है तो मैंने उससे मुझे 26 यूटिल्स मिले हैं। अब अगर मैं इन सबको सम कर दूँ, इनको ऐड कर दूँ, तो जो मेरे पास आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, दैट वुड बी कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो देन आंसर वुड बी 20 24 एंड 26। तो ये क्या हमारे पास जो आ गया, ये कितना आ गया? 70 आ गया। तो 70 क्या है? मेरे टोटल यूटिलिटी है। जी, नेक्स्ट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी कि अगर मैं अपनी टोटल यूटिलिटी को बढ़ाना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे उस गुड्स की 1 यूनिट और खानी पड़ेगी, और जो उस 1 यूनिट को खाने से मुझे यूटिलिटी मिलेगी, दैट वुड बी कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर मैंने चौथी यूनिट खाई और उसके खाने से मुझे 10 यूनिट्स का जो है और सेटिस्फेक्शन मिला, तो मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 80, और मैं 80 में से अगर 70 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 10 बचेगा, एंड 10 विल बी माय मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है 1 मोर एडिशनल यूनिट दैट वी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस एडिशनल यूनिट से, दैट वुड बी कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। जी, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? देखिए, ये जैसा कि इस लॉ के नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक्चुअली मार्जिनल यूटिलिटी के नेचर को डिफ़ाइन करता है कि अगर हम एक के बाद एक किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूटी में करते रहें तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होगी नेचर में, यानी कि घटते हुए क्रम में होगी। जैसे सपोज़ करते हैं मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है और मैंने 1 गिलास पानी पिया, तो 1 गिलास पानी पीने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला उससे मेरी प्यास बुझ गई, बट मुझे अभी प्यास और लगी है, तो मैंने दूसरा गिलास पानी पिया। तो अब जो मुझे सेटिस्फेक्शन पहले गिलास के पीने से मिला था, दूसरे गिलास के पीने से वो सेटिस्फेक्शन जो होगा डिमिनिशिंग होगा, क्योंकि पहले गिलास जो पानी का मैंने पिया उसे पीने की जो ईगरनेस थी वो 1 गिलास को पीने से मेरी रिड्यूस हो गई, और जब मैंने दूसरा किया तो उस दूसरे गिलास को पीने की जो मेरी ईगरनेस थी वो पहले वाले से कम थी। तो यही इस लॉ में बताया गया है, इसीलिए इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर आप एक के बाद एक किसी चीज़ का कंटिन्यूएशन में कंजम्पशन करेंगे तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होगी नेचर में। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बात क्लियर हो गई है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो पॉजिटिव भी होती है, ज़ीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है। क्योंकि जब मैं एक के बाद एक उसकी यूनिट्स को कंज्यूम करता रहूँगा तो
वो डिमिनिशिंग होगी और डिमिनिशिंग होते होते वो ज़ीरो पर भी पहुंचेगी, और ज़ीरो पे पहुंचने के बाद भी अगर मैं उस यूनिट का कंजम्पशन करता हूं तो वो नेगेटिव भी हो जाएगी। जी, अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इस चैप्टर की, जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कार्डिनल अप्रोच के थ्रू अचीव करने के लिए हमें दो कंडीशंस या दो केसेस पढ़ने होते हैं। एक, जब कंज्यूमर किसी एक गुड्स को यूज़ करता है तब, और एक जब वो ही कंज्यूमर कोई दो गुड्स यूज़ करता है। जी, तो पहले केस में हम लोग देख लेते हैं, व्हेन कंज्यूमर यूजिंग अ सिंगल कमोडिटी एंड एंटायर इनकम इज़ स्पेंडिंग ऑन दैट इनकम। तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो होती है MUX = PX, यानी कि जब किसी गुड X के यूज़ करने से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए उसके प्राइजेस के, तो कंज्यूमर विल बी गेटिंग द इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन होती है सिंगल कमोडिटी केस की। इसी तरह बात करते हैं टू कमोडिटी केस की, जिसमें एक कंज्यूमर जो है दो गुड्स को यूज़ करता है और उन्हें यूज़ कर ही करने पर ही वो अपना सारा फोकस रखता है और अपनी सारी इनकम भी जो है वो उन्हीं पर खर्च करना चाहता है। जी, तो इस केस में जो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है उसकी जो उसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है, MUX/PX = MUY/PY। यहाँ पर MUX वही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट X, PX का मतलब यहाँ पर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X, एंड MUY का मतलब है कोई दूसरा प्रोडक्ट उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, और PY का मतलब है उस प्रोडक्ट Y के प्राइजेस। तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं तो ही एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की स्टेट मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो यहाँ पर टू कमोडिटी केस में दो सिचुएशंस और बनती हैं, व्हेन MUX/PX इज़ लेसर देन MUY/PY, और दूसरी कंडीशन होती है व्हेन MUX/PX इज़ ग्रेटर देन MUY/PY। तो इन दोनों कंडीशन में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ अ कंज्यूमर विल बी गेटिंग सेटिस्फैक्शन। तो इसका सीधा आंसर ये होता है कि जिस भी MUY या MUX जिसकी तरफ भी ग्रेटर देन का साइन लगा है उसका जो है कंज्यूमर कंजम्पशन स्टार्ट करेगा, और कंजम्पशन स्टार्ट करने से उस प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो रिड्यूस होगी। और वो रिड्यूस क्यों होती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और वो कंज्यूमर उस गुड्स को तब तक कंज्यूम करेगा जब तक वो मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट यानी कि MUY के इक्वल ना हो जाए। तो अगर जब वो उसके बराबर हो जाएगी तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ऐसा ही हम उस केस में भी करेंगे जब MUY ग्रेटर देन है MUX से। जी, तो मैंने आपको कार्डिनल अप्रोच के बारे में सब कुछ जो है वो बता दिया है। इसके बारे में हम ज़्यादा बेटर समझने के लिए डायग्राम्स जो इस यूनिट से रिलेटेड हैं वो भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसकी थ्योरी को समझ रहे हैं। डायग्राम के लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पर थ्योरी को पढ़ने के बाद।